नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त की जो बड़ी खबर है लखीमपुर खीरी से, जहां पर पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। कुख्यात अपराधी मिर्ची ने की है फायरिंग। पुलिस टीम पर कई राउंड गोली चली है। फायरिंग में चौकी इंचार्ज अशोक कुमार घायल हुए हैं। इस दौरान 2 ग्रामीण भी घायल हुए हैं। पठानपुरवा गांव में यह हमला हुआ है। बदमाश मिर्ची को पकड़ने गई थी पुलिस, लेकिन तभी उसकी टीम ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। मिर्ची ने कई राउंड की फायरिंग की है, जिसमें पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं तो 2 गांव वाले भी हैं जो कि जख्मी हुए हैं। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी लखीमपुर खीरी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज, ये मिर्ची कौन है, किस तरह से पुलिस टीम गई थी और पुलिस टीम पर इसने हमला किया? बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूँ, लखीमपुर खीरी में मिर्ची तिकुनिया इंडो नेपाल बॉर्डर के इलाके में कुख्यात अपराधी है, जिसपे हत्या, लूट समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है। मुखबिर की सूचना मिली थी कि कल रात में मुखबिर अपने गांव इच्छापुर में एक गांव गन्ने खेत में खंडरनुमा मकान में अपने साथियों के साथ मौजूद है। इसको लेकर पुलिस की टीम उसको गिरफ्तारी करने के लिए उसकी टीम गई, लेकिन पुलिस की टीम जब पहुंची है तो जब मिर्ची को ललकारा है तो उसने जवाबी उधर से। मनोज, मौजूदा स्थिति क्या है? क्या इसे पकड़ लिया गया है या भागने में कामयाब रहा, या ये एनकाउंटर अब भी चल रहा है? जैसा कि उसने रात में जब घायल हुआ, पुलिस फायरिंग करके अंधेरे का फायदा उठाकर मिर्ची वहां से मौके से फरार हो गया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पहुंचे हैं। जो घायल इंस्पेक्टर अशोक था, उसका प्राथमिक इलाज कराने के बाद उसको इलाज कराने के बाद गश्त तेज कर दी थी, लेकिन अभी भी मिर्ची वहां से फरार हो गया अपने साथियों के साथ। मनोज, तो ये एक बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। जिस बदमाश को पकड़ने गई थी पुलिस, उस बदमाश की टीम ने पुलिस टीम पर हमला किया और भाग निकलता है। पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, 2 गांव वाले भी जख्मी हुए इस दौरान। इधर सोमवार शाम दिल्ली में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई के अगले निदेशक का चयन करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में समिति के सदस्यों की बैठक हुई। इस समिति में प्रधानमंत्री के अलावा विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना भी शामिल हैं। सीबीआई प्रमुख के इस पद के लिए देश के सीनियर आईपीएस अधिकारियों के नाम पर विचार किया गया। फरवरी से ही ये पद खाली है और कई अधिकारियों का नाम इस पद की रेस में शामिल है, जिसमें यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी का नाम भी शामिल है। आपको बता दें वो कौन कौन से नाम हैं जिन पर विचार विमर्श चल रहा है। राकेश अस्थाना बीएसएफ डीजी, योगेश चंद्र मोदी जो कि डीजी हैं एनआईए के, सुबोध कुमार जायसवाल जो कि डीजी हैं सीआईएसएफ के, लोकनाथ बेहरा केरला से हैं, ये डीजीपी हैं, एसएस देसवाल जो कि डीजी हैं आईटीबीपी के, और एचसी अवस्थी जो कि डीजीपी उत्तर प्रदेश। इन नामों पर मंथन लगातार जारी है। ये 6 नाम हैं जिन पर विचार विमर्श और जिस प्रक्रिया के तहत सीबीआई के निदेशक का चयन होता है, उस प्रक्रिया के तहत ही पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें नेता विपक्ष भी शामिल हुए, अधीर रंजन चौधरी सीजेआई भी शामिल हुए। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शंकर, चर्चा चल रही है फरवरी से ये पद खाली, क्या उम्मीद करें, रेस में कौन आगे? देखिए, इस मामले को लेकर तकरीबन 109 अधिकारियों का नाम का एक लिस्ट फहरिस्त बनाया गया था, जो मई 11 तारीख तक उसको कंप्लीट कर लिया गया था। लेकिन कल देर शाम में, कल 6:30 बजे बैठक शुरू हुई थी, तो शाम में बैठक के पहले तकरीबन 10 नाम का चयन किया गया और वो 10 नाम को मीटिंग में रखा गया, जिसमें कि 6 नाम पर बाकायदा बातचीत करना शुरू हुआ। उसके बाद उसमें से 3 नाम पर अंतिम मुहर लगा है, जिसमें कि जिसको एक शॉर्टलिस्ट किया गया 3 नाम, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी एचसी अवस्थी, इसके साथ ही एसएसबी के डीजी कुमार राजेश चंद्र और वीएसके कुमुदी जो आंध्र प्रदेश कैडर के हैं। 3 नाम को शॉर्टलिस्ट किया गया और इन 3 नाम में से एक नाम पर आज मुहर लग सकता है। ये एसीसी की जो अपॉइंटमेंट कमेटी की जो एक रिपोर्ट है, बकायदा वो कभी भी उस पर मुहर लग सकती है। एक तरह से कहा जा सकता है कि इसमें सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं। जी शंकर, आज ये मीटिंग कितने बजे होनी है, कब तक फैसला आने की उम्मीद है? देखिए, बैठक जो है वो हो चुकी है और वो कल तकरीबन 90 मिनट की बैठक हुई थी। शाम में 6:30 बजे से लेकर
तकरीबन 8:10 को बैठक खत्म हुई। तो बैठक कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इस मामले में एसीसी जो है अब इस मामले में ऑर्डर जारी करेगी, जो एक कहा जा सकता है कि जो डीओपीटी के द्वारा वो ऑर्डर सिर्फ रिलीज होगा। ऑर्डर जो रिलीज होगा उसमें जो भी जिनको नियुक्त किया जाएगा सीबीआई में, और वो जो नियुक्ति होगी वो 2 साल के लिए होगी। 2 साल में सीबीआई डायरेक्टर के लिए नियुक्ति होगी। एक तरह से कहा जा सकता है कि सीबीआई का पद जो एक काफी गरिमामयी पद होता है। बिल्कुल बिल्कुल शंकर, और उम्मीद है कि आज नाम सामने आ जाएगा सीबीआई निदेशक के लिए। धन्यवाद शंकर इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस ने सोमवार शाम को ट्विटर के दिल्ली और गुरुग्राम के दफ्तरों पर छापेमारी की। कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि सरकार लोगों की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन सरकार फर्जी टूल किट का सच छिपा नहीं सकती। तो आपको बता दें, टूल किट के मसले पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। एक तरफ सरकार का कहना है कि ये टूल किट जो है ये कांग्रेस का टूल किट है, जिसके आधार पर सरकार का विरोध हो रहा है। महामारी के इस मौके पर भी राजनीति की जा रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि ये टूल किट फर्जी है। कांग्रेस की ओर से बीजेपी के कई बड़े नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है, जिसमें संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता, वो उनका नाम भी शामिल है। और वहीं बीजेपी इस मसले को लेकर अदालत में पहुंच गई है। और इसी बीच दिल्ली पुलिस टूल किट मामले में ही आज कल शाम ट्विटर के दिल्ली और गुरुग्राम दफ्तरों पर छापेमारी करने पहुंची। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये रूटीन कार्रवाई है, और जो छापेमारी करने पहुंची थी पुलिस ये जानने के लिए पहुंची थी कि आखिर नोटिस किसे देना है, क्योंकि नोटिस देने पहुंची थी पुलिस। जब ट्विटर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं के ट्विटर हैंडल पर मैनिपुलेटेड मीडिया की मोहर लगा दी, तो अब सरकार छटपटा गई। और आज जो पहले देश में कभी नहीं हुआ वो हुआ। अब ट्विटर के दिल्ली और गुड़गांव दफ्तरों पर रेड मरवाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोशल मीडिया के ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को डराने का घिनौना प्रयास कर रही है। मोदी जी ये जान लें, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जीवाड़ा कर रहे थे तो सरकार उनके संरक्षण में क्यों खड़ी है। तो कांग्रेस की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो नोटिस देने गए थे और ये जानना चाहते थे कि किस आधार पर ट्विटर ने टूल किट वाले ट्वीट को मैनिपुलेटेड बताया था। इधर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दिल्ली पुलिस की ट्विटर के दफ्तरों पर हुई छापेमारी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ट्विटर के दिल्ली और गुरुग्राम के ऑफिस पर छापा मरवाना बीजेपी सरकार की गिरती हुई वैश्विक छवि को और नीचे गिराएगा। ये एक अलोकतांत्रिक और घोर निंदनीय काम है। बीजेपी अपने ही बिछाए झूठ के जाल में फंस गई है। ये भूल गए कि हर कोई दाना नहीं चुगता। इस बार बहेलिए को चिड़िया ले उड़ी। अखिलेश यादव ने तंज कसा है बीजेपी पर। इधर यूपी में आज और कल नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाई जाएगी और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। साथ ही पुलिस की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में गांव की सरकार गठन के लिए 2 मई को परिणाम आ गए थे। इसके बाद जीते हुए ग्राम प्रधान शपथ लेने का इंतजार कर रहे थे। पंचायती विभाग ने 12 मई को शपथ ग्रहण की बात कही थी, लेकिन कोरोना के चलते कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई थी। अब नवनिर्वाचित प्रधानों का इंतजार खत्म हो गया है और शपथ ग्रहण प्रक्रिया शुरू हो रही है। 25 और 26 मई को इनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये समारोह वर्चुअल होगा और इस दौरान कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन होगा। 27 मई को नवगठित ग्राम पंचायतों की पहली बैठक होगी। शपथ ग्रहण समारोह के लिए सुरक्षा के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के नतीजों में 58,176 ग्राम प्रधान और 7,31,813 ग्राम पंचायत सदस्य चुने गए हैं। 25 में स्लॉट ले रहे हैं 25 तारीख को, और जो लोग किसी तरह से रह जाएंगे, शपथ ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उनको 26 तारीख में एक स्लॉट ले लेंगे, सभी को करा देंगे। ये शपथ ग्रहण जो है खंड विकास अधिकारी द्वारा वर्चुअल माध्यम से कराया जाएगा और SDM और CO ये लोग मतलब वहाँ मजिस्ट्रेट के रूप में मतलब SDM साहब रहेंगे, ब्लॉकों पर रहेंगे और ग्राम पंचायत वार भी सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती का आदेश आया हुआ है।
सुरक्षा के प्रबंध कर लिए जाएं। और यदि कोई निरोधात्मक कार्यवाही, किसी का आपराधिक इतिहास है, चूँकि असलहे जमा है, लेकिन यदि असलहा नहीं जमा है और कोई तनाव की स्थिति, तो उस पर भी निरोधात्मक कार्रवाई कर ली जाए, जिससे कि शांति व्यवस्था की स्थिति अप्रिय स्थिति न बने। 24 मई को सीएम योगी ने आजमगढ़ दौरे के दौरान एक गांव में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान को बधाई भी दी और उससे बातचीत की। कितने वोट से जीते हैं? 319 वोट से। बहुत सुंदर, बधाई आपको। निगरानी समिति के साथ काम कर रहे हैं? जी सर, जी सर। बहुत सुंदर। निगरानी समिति में कौन यहाँ पे काम कर रहा है इस समय? 7 लोग हैं सर। कौन है? ये नाम कौन है यहाँ की? सचिव है। आप आगे मत जाइए। आप हैं? आप क्या हैं? सचिव हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद से गांव की सरकार गठित हो जाएगी और प्रधानों को अपने गांव को विकास के लिए काम करने का रास्ता साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। हालांकि लाख दावे हो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, लेकिन पिहानी में नगर पालिका चेयरमैन और सभासदों के शपथ ग्रहण के दौरान आप देख लीजिए इन तस्वीरों में कि सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन तमाशबीन बने रहे। शपथ ग्रहण समारोह में भारी भीड़ जुटी, गाजे बाजे के साथ सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पूरे मामले पर अधिकारी फिलहाल गोलमोल जवाब दे रहे हैं। वीडियो को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि पूर्ण रूपेण वहाँ पर कोविड के नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसको संज्ञान में लिया जा रहा है और भविष्य में कोविड के नियमों का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। और बात सीएम योगी के काशी दौरे की करते हैं। सोमवार शाम को सीएम योगी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजन किया, देशवासियों के महामारी से निजात दिलाने की कामना की। इस दौरान उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण भी किया। सीएम ने मंदिर चौक परिसर का भी दौरा किया, जहां पर गरीबों को सूखा राहत सामग्री वितरित की। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कल वाराणसी पहुंचे तो काल भैरव की उन्होंने पूजा अर्चना की, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, 500 किट राशन का वितरण किया। साथ ही कोरोना को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी हासिल की। विश्वनाथ कॉरिडोर में घूमकर जो काम अभी तक हुए हैं उसका भी निरीक्षण उन्होंने किया। और सीएम योगी ने वाराणसी में कोरोना के हालात का भी जायजा लिया। यहां पर राजन मिश्रा कोविड वार्ड का निरीक्षण किया, साथ ही सुपर स्पेशलिटी वार्ड का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 2% कम हुआ है। सीएम योगी आज भी वाराणसी में और सीएचसी का और पीएचसी का दौरा करने वाले हैं। टीकाकरण का भी निरीक्षण करेंगे। और वाराणसी के बाद मुख्यमंत्री आज मिर्जापुर का भी दौरा करेंगे, जहां पर विंध्याचल मंडल की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी सुबह 10:30 बजे मिर्जापुर पहुंचेंगे। मिर्जापुर में सीएम योगी इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का दौरा करेंगे और कोविड के हालात की जानकारी लेंगे। इसके अलावा सीएम जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ भी एक बैठक करने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर के एक गाँव का भी दौरा करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम यहाँ बातचीत करेंगे, मीटिंग करेंगे। वाराणसी में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, लेकिन वाराणसी के बाद वो जाएंगे मिर्जापुर, जहां पर कोविड कमांड सेंटर का वो जायजा लेंगे, अधिकारियों से जानकारी हासिल करेंगे। आपको बता दें सीएम का जो आज का प्रोग्राम है वो मिर्जापुर का प्रोग्राम है क्या। सुबह 10:30 बजे मिर्जापुर पहुंचेंगे। मिर्जापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का दौरा करेंगे, कोविड के हालात की जानकारी लेंगे और इसके अलावा जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। सीएम योगी मिर्जापुर के एक गांव का भी दौरा करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे सीएम मीडिया से बात करेंगे।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोरोना से निपटने की नीति को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि दवाइयां और वैक्सीन तो है ही नहीं, ऐसे में दिवाली तक वैक्सीनेशन कैसे हो पाएगा। कोरोना को लेकर जिस तरह की तस्वीर यूपी में दिखाई दी, उसको लेकर सियासी हमले लगातार सरकार पर चालू हैं। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ब्लैक फंगस को लेकर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सरकार से पूछा कि दवाई, इंजेक्शन और वैक्सीन का टोटा क्यों है। सरकार की टीम 9 और टीम 11 का आता पता नहीं है। योगी आदित्यनाथ मैराथन दौरे पर हैं, लेकिन जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। वैक्सीन की कमी की खबरें भी लगातार आ रही हैं, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर कैसे दीपावली तक वैक्सीनेशन पूरा होगा। उन्होंने मेरठ के दौताई गढ़मुक्तेश्वर में 35 लोगों की मौत का जिक्र किया है। फतेहपुर के ललौली में 100 लोगों की मौत की बात लिखी है और लखनऊ के अमराई में 50 लोगों की मौत का जिक्र है। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव इन आंकड़ों को दिखाकर सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान पर यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पलटवार किया और कहा कि अखिलेश यादव लोगों को गलत आंकड़े देकर गुमराह कर रहे हैं और वे 2022 के लिए मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। भ्रमित कर समस्या ये है अखिलेश जी की कि वो सनसनी फैलाकर लोगों को भ्रमित कर डराकर वो अपना कोरोना के को लेते हुए अपनी कोरोना नैया के माध्यम से वो अपनी नदी पार करना चाहते हैं 2022 की। तो सनसनी फैला कर मत करिए। वैक्सीन आना शुरू हो चुकी है। अखिलेश जी, आप चिंता मत करिए। आपको मुंगेरी लाल के सपने देखने की आदत है, मगर हम वास्तविकता में जीते हैं और जमीन पे चलते हैं। तो फिलहाल यहाँ मिलकर लड़ने के बजाय एक दूसरे पर हमला लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।